नमस्कार बहनों, भाइयों, साथियों, प्यारे बच्चों। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। और हमारा विषय चला हुआ है भारत के संविधान से आपका परिचय। इस सिलसिले में अनुच्छेद आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी आर डिस्कस्ड। और हमारी जो यात्रा थी, जो उस डिस्कशन में भी वो सबसे पहले हमने बताया था मुख्य लीडिंग केसों के आधार पे कि जो ये समता का जो न्याय था, इक्वलिटी, उसके डायमेंशन क्या क्या चेंज हुए। सबसे पहले नैसर्गिक न्याय, नेचुरल जस्टिस, और 22 नेस के ऊपर संरक्षण इसमें मिलता है, उसके बारे में बताए आधार क्या थे। फिर मनमानेपन के विरुद्ध और उसके फलस्वरूप होने वाले कार्यों से जो नागरिकों को जो क्षति होती है उसकी पूर्ति। बंद का आयोजन अवैध है एवं असंवैधानिक है। समान कार्य के लिए समान वेतन का जो फॉर्मूला है, जो आधार है, वो इसी से निकला है। लेकिन ये कोई रामबाण अस्त्र नहीं है हर जगह जो चल जाएगा, क्योंकि इसके आधार हैं। और हर कोई ये नहीं कह सकता समान कार्य समान वेतन, क्योंकि जो परमानेंट पोस्ट जो सरकार की तरफ से लगे हुए हैं उनकी स्टेटस में और जो कैजुअलिटी लगे हुए हैं उनके स्टेटस और जिम्मेदारी में अंतर होता है। इसलिए इसी आधार पे वो अपना वेतन का, समानता का, अधिकार का वो हक करने लगे, तो वो गलत है। कुछ न्यायाधीश तो उनके चंगुल में फंस जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कई केस उलझ गए और बाद में वहाँ सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने साबित किया कि भाई जो आधार ये बोल रहे हैं ये गलत है। वर्गीकरण के आधार, कोई भी कानून है उसमें वर्गीकरण किया जाता है, तो उसके 5 आधार हैं जिनके आधार पे ये वर्गीकरण होता है। तो हम इन आधारों पे अब चर्चा करेंगे कि कोई भी कानून बनाया जा रहा है तो किस आधार पे उसमें विभेद किया जाता है और वर्गीकरण क्लासिफाइड किया जाता है। वो लॉ किस किस पे लागू होगा, किस पे नहीं होगा, किसके साथ समानता करेगा, किसके साथ असमानता करेगा। तो उसके जो आधार होते हैं वो होते हैं 5। सबसे पहला होता है भौगोलिक आधार। इस पे चर्चा करते हैं। भौगोलिक आधार क्या है? जो भौगोलिक आधार है अधिनियम की संवैधानिकता का इस बात पर निर्भर करती है कि उसके द्वारा जो किए गए वर्गीकरण का समुचित आधार है या नहीं। समय समय पर जो वर्गीकरण किए जाते हैं उनके कई आधार होते हैं, जैसे भौगोलिक आधार। भौगोलिक आधार का वर्गीकरण अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त भारत क्षेत्र के अंदर वाक्यांश से तात्पर्य नहीं है कि संपूर्ण देश के लिए एक ही विधि हो। इस मतलब से कोई लेना देना नहीं है कि इस आर्टिकल में दे रखी है कि संपूर्ण भारत के लिए एक लॉ हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि भिन्न भिन्न राज्यों के लिए भिन्न भिन्न कानून लागू किए जा सकते हैं। एक ही प्रांत में भी भौगोलिक आधार भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों से विभाजित किया जा सकता है। जैसे कोई पहाड़ी क्षेत्र का है, कोई मैदानी क्षेत्र का है, कोई दलदली क्षेत्र का है, कोई कछार का क्षेत्र है, कोई रेगिस्तान का क्षेत्र है। तो ये जो है इस आधार पर अलग अलग लॉ बनाए जा सकते हैं। ऐसा वर्गीकरण यह कहकर आपत्ति नहीं उठाई जा सकती कि एक कानून प्रांत के एक भाग में तो लागू होता है किंतु उसके दूसरे भाग में लागू नहीं होता। विभिन्न भागों के भौगोलिक आधार जो भिन्न भिन्न होते हैं उनके भिन्न भिन्न आवश्यकता होती हैं और उन आवश्यकता के आधार पर ही वे होते हैं। तो इस पे कुछ लीडिंग केसेज हैं जिनके आधार पे इनकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई। तो सबसे पहला लीडिंग केस है कृष्ण सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। ये 1955 AIR का केस है और इसमें
मारवाड़ लैंड रेवेन्यू एक्ट 1949 की संवैधानिकता को इस आधार पर आपत्ति की गई कि यह राज्य के केवल मारवाड़ क्षेत्र में ही लागू होता है, पूरे राज्य में नहीं। अतः यह विभेदकारी था। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उक्त अधिनियम अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं करता है, अतः विधि मान्य है। न्यायालय ने कहा कि मारवाड़ क्षेत्र में एक विशेष परिस्थिति का सामना करने के लिए विशेष कानून को लागू करना आवश्यक था। इसी प्रकार यदि चुनाव क्षेत्र में उसकी विशेष परिस्थितियों के अनुसार चुनाव कराने के लिए भिन्न भिन्न तिथियां निर्धारित की जाती हैं तो वह वर्गीकरण के आधार पर विभेद नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार रामचंद्र बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा 1956 का केस है के मामले में उड़ीसा विधानसभा ने सड़क यातायात का राष्ट्रीयकरण करके दो अलग अधिनियम पारित किए। एक अधिनियम राज्य के एक भाग में लागू होता था तो दूसरा राज्य के दूसरे भाग में लागू होता था। क्योंकि दोनों भागों की परिस्थितियों में काफी अंतर था, उच्चतम न्यायालय ने इस वर्गीकरण को युक्त अभिनिर्धारित किया। तीसरा केस है गोपीचंद बनाम दिल्ली प्रशासन। ये 1956 का केस है। ये भी इस मामले में ईस्ट पंजाब पब्लिक सेफ्टी अधिनियम 1949 के अंतर्गत राज्य के कुछ क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था और उन क्षेत्रों में अपराध करने वाले अभियुक्तों का जो ट्रायल था, परीक्षण था, वो एक सरल, संक्षिप्त और शीघ्रतर यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए किए जाना की प्रक्रिया विहित की गई थी, जो सामान्य प्रक्रिया से भिन्न थी। उच्चतम न्यायालय ने इस वर्गीकरण को रीजनेबिलिटी के आधार पर घोषित कर दिया और कहा कि इसका वर्गीकरण एक विवेकपूर्ण और बोधगम्य विभेद में आधारित था। तो इसका जो विभेद था वो इंटेलिजिबिलिटी डिफरेंशिया के आधार पर है और इसलिए ये रीजनेबल है। दूसरा, मैंने तो भौगोलिक आधार पे 3-4 उदाहरण दिए। दूसरा है राज्य के पक्ष में कोई वर्गीकरण ऐसा किया जा रहा है जिसमें राज्य का फेवर लिया जा रहा है किसी कानून में, तो वो भी मान्य है। इसके कुछ केसेस हैं, ये भी आप देख लें। राज्य स्वयं एक वर्ग है और साधारण नागरिकों से भिन्न है, अतः यदि कोई अधिनियम राज्य के साथ भिन्न व्यवहार करता है और नागरिकों के साथ नहीं करता तो वह विभेदनकारी नहीं माना जाएगा। तो इसमें पहला केस आया 1963 में सोमदत्त बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया है कि राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि प्राप्त करने, विशेष उद्योगों का चुनाव करने और भूमि का अधिग्रहण कर उसे सार्वजनिक प्रयोजन में घोषित करने और विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक जो उपयोगिताओं में प्राथमिकता निर्धारित करने का सदैव अधिकार प्राप्त है। ऐसा करते समय उसे राज्य की आवश्यकताओं, वर्तमान सुविधाओं तथा दूसरे तर्क संगत तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए इसमें कोई विभेद का प्रश्न नहीं उठेगा कि राज्य सरकार ने किसी निजी उद्योग संस्था को सार्वजनिक संस्थान घोषित कर दिया है। इसी आधार पर सगीर अहमद बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये 1955 का केस है, में उच्चतम न्यायालय ने राज्य के पक्ष में एक विशेष व्यापार में सृजन एकाधिकार को वैध घोषित किया। आगे केस आया बाबूराम बनाम बॉम्बे हाउसिंग बोर्ड, ये 1954 का केस है। मामले में यह भी निर्धारित किया गया कि राज्य ऐसी विधि बना सकता है जो प्राइवेट फैक्ट्रियां को तो लागू होती हैं किंतु सरकारी या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाए जाने वाली फैक्ट्रियों पर लागू नहीं होती।
ऐसी विधियां विवेचनकारी नहीं होती। इसी प्रकार सरकार यदि एक बैंकर के रूप में कार्य करती है तो उसे अपने बकाया रुपए की वसूली के लिए विशेष सुविधाएं दी जा सकती हैं जो दूसरे बैंकरों को नहीं दी जा सकती, क्योंकि राज्य का बकाया धन राज्य की समस्त जनता की संपत्ति है। ये लक्ष्मण दास बनाम पंजाब राज्य AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट का केस में ये बात कही गई। इसी आधार पर वह विधि जो राज्य सरकार को निजी व्यक्तियों की अपेक्षा अपने दावों को परिवर्तित करने का अधिकतम परिसीमा अवधि का उपबंध करती है, वो भी वैध होंगी। कि भाई परिसीमा अवधि है राज्य के, वो उसको अतिक्रमण करके भी वो उसको लागू कर सकती है। आगे तीसरा जो आधार है वो है टैक्सेशन के जो लॉ होते हैं उनमें टैक्सेशन के लॉ के आधार पर भी वर्गीकरण किया जा सकता है कि राज्य को उन वस्तुओं व्यक्तियों के चुनाव करने जिन पर वह कर लगाएगी व्यापक शक्ति प्राप्त है, और अधिनियम पर केवल इस प्रकार से आपत्ति नहीं की जा सकती कि कुछ व्यक्तियों और विषयों पर तो ये लागू करता है, दूसरों पे नहीं। कर लगाने के प्रयोजन के लिए राज्य व्यक्तियों और वस्तुओं की समुचित वर्गीकरण कर सकता है। विधानमंडल को न केवल कराधान और वस्तुओं और कराधान की रीति का चयन करने में काफी गुंजाइश है और मूल्यांकन करने की भी स्वतंत्रता है, बल्कि लागू होने वाली दरों के लिए अवधारणा में भी काफी गुंजाइश और स्वतंत्रता है। ऐसी परिस्थितियों की वैधता को केवल तभी चुनौती दी जा सकती है जब चुनाव क्षेत्र में वह कानून असमान रूप से व्यवहार करता है, वह किसी मान्य वर्गीकरण के आधार पर न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता और अनुच्छेद 14 में विहित समता के अधिकार का उल्लंघन करता है, जो वेंकटेश्वर थिएटर बनाम आंध्र प्रदेश के राज्य के मामले में ये आया। अब इसके जो है कुछ केसेज हैं जिनके आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। एक केस आया ईस्ट इंडिया टोबैको कंपनी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ये 1962 का केस है। इसमें जो विदेश से आयात होने वाले वर्जीनिया तंबाकू पर बिक्री कर लगा दिया था, लेकिन देश में बने तंबाकू को इस कर से मुक्त रखा गया था। यह भी निर्धारित किया कि विदेशी तंबाकू पर लगाया गया कर वैध है। अगला केस आया वेस्टर्न इंडिया थिएटर्स बनाम कंटोनमेंट बोर्ड, ये 1959 का केस है। इस मामले में ऐसे सिनेमाघरों पर जो बहुत बड़े तथा घनी आबादी वाले मोहल्ले में स्थित हैं, जहां शौकीन मिजाज के धनी लोग रहते थे, जो सिनेमा के अधिक शौकीन होते हैं, उन सिनेमाघरों की अपेक्षा अधिक कर लगाया गया था जो छोटे थे, जिनमें कम सीटें थीं और ऐसे मोहल्ले में स्थित थे जहां निवासी गरीब थे और कम सिनेमा देखते थे। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि कर वैध है, क्योंकि पहली किस्म के सिनेमाघर अधिक आमदनी वाले होते हैं और उन्हें अधिक कर देना चाहिए। ऐसे ही वेंकटेश्वर थिएटर बनाम आंध्र प्रदेश 1993 के केस में आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश मनोरंजन अधिनियम 1939 में 1984 में संशोधन करके सिनेमाघरों पर पूर्व प्रवेश की प्रतिशत की दर को बदलकर प्रत्येक शो में बैठने की क्षमता के आधार पर सकल आय की प्रतिशत की रीति में एक निश्चित कर का उपबंध लागू किया। इस मनोरंजन के लिए सिनेमाघरों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया, जैसे वातानुकूलित, एयर कूल, साधारण, स्थायी, अर्धस्थायी, चलते फिरते, अस्थायी सिनेमाघर। सिनेमाघरों की श्रेणियों में बैठने की क्षमता, उनकी क्षेत्र स्थिति के आधार पर सकल प्राप्त आय का एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर कर लगाया गया। सकल आय ग्रॉस कलेक्शन का अर्थ था
प्रत्येक 100 में यदि सभी स्थान भर लिए जाते हैं से प्राप्त आय से कुल आय। उक्त कर की विधिमानता को इस आधार पर चुनौती दी गई कि वास्तविक धन प्राप्त या बिकने वाले टिकट या दर्शकों की संख्या को बिना ध्यान में रखकर ग्रोस जो है इनकम जो है कलेक्शन है उसको श्रेणी बनाई गई है, जो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, क्योंकि असमानों के साथ समान व्यवहार करना विरुद्ध है। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि कर के प्रयोजन के लिए सिनेमाघरों को विभिन्न श्रेणियों में किया गया वर्गीकरण संवैधानिक है और वैध है। वर्गीकरण इंटेलिजिबिलिटी डिफरेंशिया पर आधारित है। अधिक बैठने की क्षमता, अच्छी स्थिति, क्षेत्रीय स्थिति को ध्यान में रखकर वर्गीकरण किया गया है और भेद का आधार आय है। अधिक आय वालों पर अधिक कर और कम आय वालों पर कम कर का यह जो आधार है वैध है। ऐसे ही पश्चिम बंगाल राज्य बनाम रास बिहारी सरकार 1993 के केस में बंगाल राज्य में ने बंगाल मनोरंजन अधिनियम 1922 के अधीन प्राप्त शक्ति के प्रयोग में एक अधिसूचना जारी की कि शौकीन नाट्य संस्थाओं जो केवल सांस्कृतिक प्रयोजनों के लिए नाट्य मंचन करती हैं, धन के लिए नहीं, अपने कलाकारों को नियमित पारिश्रमिक नहीं देती हैं, मनोरंजन कर से छूट प्राप्त किया। पेशेवर नाट्य संस्थाओं को धन कमाने के लिए नाटकों का मंचन करती हैं। उक्त अधिसूचना की विधिमानता को चुनौती दी गई। उच्चतम न्यायालय ने तर्क किया कि शौकिया नाट्य संस्थाएं और पेशेवर नाट्य संस्थाओं में किया गया वर्गीकरण वैध है और ठोस आधार पर निर्धारित किया गया है, अतः अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं करता। दोनों संस्थाओं के कार्य की प्रकृति का प्रयोजन में भेद है। समान के लिए असमान व्यवहार किया जा सकता है यदि उसमें कोई उचित कारण हो तो। अगला केस ऐसा ही आया, जयपुर होजरी मिल बनाम राजस्थान राज्य 1971 का केस है। मामले में बिक्री कर अधिनियम के अधीन जारी किया गया राज्य की अधिसूचना की वैधता को चुनौती दी गई, जिसके द्वारा 4 रुपये से कम दाम वाले साधारण वस्त्रों के बिक्री को कर से छूट दी गई थी, किंतु सुई से बुने वस्त्रों को बिक्री कर से छूट नहीं दी गई थी। न्यायालय ने निर्धारित किया कि वर्गीकरण युक्तियुक्त है क्योंकि दोनों प्रकार के वस्त्रों में भेद है। इस बात का निर्धारण किया जाना कार्य नहीं कि होजरी के वस्त्रों में को दूसरे वस्त्रों की भांति से विमुक्ति क्यों दी गई है, यह विधायिका का कार्य क्षेत्र है, उनकी मर्जी। ऐसे ही आर के गर्ग बनाम भारत संघ 1981 के केस में स्पेशल बियर बॉन्ड का मामला के नाम से जाना जाता है। इस मामले में बियर बॉन्ड्स इम्यूनिटीज एंड इक्वेजेशंस एक्ट 1981 की विधिमानता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि अधिनियम द्वारा किया गया वर्गीकरण अयुक्तियुक्त और तर्क संकट के आधार पर नहीं किया गया था, अतः अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करने के कारण अविधिमान्य था। अधिनियम की धारा 3 के अधीन उक्त व्यक्तियों को जो स्पेशल बियर बॉन्ड खरीदने में धन लगाएंगे, धन के स्रोत को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और न ही जांच की जाएगी। न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि काला धन रखने वाले और काला धन न रखने वाले व्यक्तियों के बीच किया गया वर्गीकरण युक्तियुक्त और इंटेलिजिबिलिटी डिफरेंशिया पर आधारित था, अतः यह संवैधानिक था। अधिनियम के उद्देश्य और उसके जो डिफरेंशिया में तर्क संगत संबंध है। अधिनियम का उद्देश्य काले धन को निकालना है ताकि उसका उपयोग उत्पादन और प्रयोजन के लिए किया जा सके, देश की सामाजिक आर्थिक योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। सरकार द्वारा किए गए समस्त प्रयासों के बावजूद काला धन निकालना संभव नहीं हो सका था, अतः हम यह तरीका अपनाना पड़ा। किंतु न्यायाधिपति S.C. गुप्त ने डिसेंट व्यक्त करते हुए निर्णय दिया कि ईमानदार करदाताओं और कर
अपवंचनकर्ताओं एंड बॉन्ड धारकों के बीच किया गया वर्गीकरण अयुक्तियुक्त है और अधिनियम के उद्देश्यों से उसका तर्क संगत संबंध नहीं है। अतः अधिनियम अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करता है और असंवैधानिक है। उनका मत है कि अनुच्छेद 14 के अधीन किसी अधिनियम की युक्तियुक्तता की जांच करते समय नैतिकता एवं सदाचार का भी पालन करना चाहिए। बहुमत का मत था कि कानून की विधिमानता नैतिकता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, किंतु आगे चल के DS नकारा बनाम भारत संघ 1983 में न्यायाधीशपति श्री देसाई ने अवलोकन के पश्चात यह कहा जा सकता है कि कानून की विधिमान्यता का परीक्षण करते समय नैतिकता की धारणा का काफ़ी महत्व होता है और उन्हें अवलोकन किया कि नैसर्गिक न्याय के नियम नैतिकता और सदाचार से उद्भूत हुए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये धारणाएं विधि शासन की अभिन्न अंग बन गई हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी समय समाज में जो विधिक नियमों को बनाने का इनका स्थान नहीं है। सामाजिक आर्थिक न्याय सामाजिक नैतिकता की धारणा से उद्भूत हुए हैं जो आर्थिक शोषण के विरुद्ध हैं और विकसित राज्य कालांतर में इन नैतिक और सदाचार के नियमों को विधिक नियमों में परिवर्तित कर लेता है। तो इस प्रकार से ये जो हैं दर्जनों केसेज हैं जो इस आधार पे हैं कि भाई इन टैक्सेशन के ऊपर जो है विभेद किया जा सकता है। आप इनको इंटरनेट के माध्यम से या किसी लॉ की किताब के माध्यम से संविधान की किताब के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हैं। हम इन्हीं में उलझे रहेंगे तो आगे जो है बढ़ नहीं पाएंगे। एक और केस ले लेते हैं। जो हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था 1996 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि विवाह के आधार पर सरकार दो महिलाओं के बीच विभेद नहीं कर सकती। दो महिलाओं के बीच विवाह के आधार अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। इस मामले में अपीलार्थी श्रीमती सविता समवेदी और उसके पिता ने रेलवे बोर्ड के एक सर्कुलर जो यह उपबंधित करता था कि सेवानिवृत्ति होने वाले रेलवे कर्मचारी की विवाहित पुत्री सरकारी क्वार्टर तभी पाने का हकदार होगी जब उनके कोई पुत्र न हो की विधिमानता को चुनौती दिया गया था। न्यायालय ने निर्णय दिया कि रेलवे बोर्ड की उक्त सर्कुलर स्त्रियों के प्रति विवेदनकारी, अनुचित और अयुक्तियुक्त है और संविधान 14 के उल्लंघन करने के कारण अवैध घोषित करने योग्य है। न्यायालय ने कहा कि उक्त सुविधा प्राप्त करने के लिए दावे के मामले में विवाहित पुत्री और अविवाहित पुत्री दोनों एक समान हैं। न्यायालय ने केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण के निर्णय को उलट दिया, जिनका मत था कि जब दो बालिग पुत्र हैं और अच्छी नौकरी में हैं किंतु रेलवे में नहीं, तो रेलवे कर्मचारी विवाहित पुत्री के साथ रहने के विकल्प का कोई प्रयोजन नहीं हो सकता। न्यायालय न्यायमूर्ति श्री MM पच्छी ने न्यायालय का निर्णय सुनाते हुए अवलोकन में कहा कि एक पुत्र रहता है जब तक कि उसकी पत्नी नहीं मिल जाती, किंतु एक पुत्री संपूर्ण जीवन भर एक पुत्री ही रहती है। इसी प्रकार से आगे मधु किश्वर बनाम बिहार राज्य 1996 के केस में यह भी निर्धारित किया कि उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि बिहार राज्य की आदिवासी महिलाओं को उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित करना अनुच्छेद 21 के अधीन प्रदत्त जीविकोपार्जन के अधिकार से वंचित करना है। अतः हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के बावजूद
उत्तराधिकार प्राप्त होगा और इस उत्तराधिकार अधिनियम के उपबंध को निलंबित रहेंगे, किंतु आदिवासियों के उत्तराधिकार के अपवर्जन का नियम 14, 15 और 21 के आधार पर अविधिमान्य घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके रूढ़िगत नियमों को अवैध घोषित करने के लिए वर्तमान विधियों में अनिश्चितता ही उत्पन्न हो जाएगी। प्रस्तुत मामले में छोटा नागपुर रेवतवाड़ी अधिनियम 1908 के उन प्रावधानों की विधिमानता को इस आधार पर चुनौती दिया गया था कि उनके आधार पर संपत्ति के उत्तराधिकार का अधिनियम केवल पुरुषों को ही प्राप्त होता था। यह अभिकथ किया गया कि उक्त प्रावधान महिलाओं के प्रति विवेदनकारी हैं, अतः अनुच्छेद 4 का उल्लंघन के कारण अवैध हैं। न्यायालय ने उक्त प्रावधानों को अवैध नहीं घोषित किया, किंतु उन्हें लागू करने पर रोक लगा दी। तो ये जो मामले हम अपने देख रहे हैं, इनमें मैंने जो कहा इससे पहले अपनी बातों में कि कोई सटीक फॉर्मूला नहीं है। ये हर केस के फैक्ट और कानून जो भी उसमें आड़े आ रहे हैं, उनकी परिस्थिति और कारणों और उनके उद्देश्यों के बीच में अगर कोई तर्क संगत आधार बनता है तो रिलीफ मिल जाता है, वरना न्यायालय रिलीफ नहीं देता। अगर उनमें कोई केस महिलाओं का आ जाता है तो उस केस, मैंने फिर बार बार कहा कि इस भारत में आजकल जो कम्युनिज्म है उसका खेल बड़ा निराला हो गया है। अगर देश तोड़ना है, अगर कोई देश तोड़ना है तो उनके जो कम्युनिज्म के जो विचारधारा के जो सम्मेलनों में जो सूत्र प्रतिपादित किए गए हैं वो कम से कम 50 से ज्यादा सूत्र हैं कि किसी देश में हमने आग लगानी है तो उसके क्या आधार हैं। उन्होंने दुनिया भर के सूत्र प्रतिपादित कर रखे हैं, जिनसे न्यायपालिका को भ्रमित करना, समाज में विध्वंस फैलाना और संविधान का सहारा लेना और उस संविधान का आधार बनाकर समाज में लोगों, युवाओं के बीच में जहर पैदा करना और देश में एक अलग माहौल तैयार कर देना, और जिनमें न्यायालय को भी विदेश के बनाए हुए आधारों के आधार पर उनके सामने उन उदाहरण प्रस्तुत करना कि फलाने देश में तो ऐसा हो रहा है जी, हमारे देश में क्यों नहीं हो रहा। अरे भाई, न्यायाधीशों को ये भी सोचना चाहिए कि देश भारत है, ना कि अमेरिका या ब्रिटेन और इजराइल या पाकिस्तान। हर देश का अपना कानून है, अपना संविधान है, अपने लोग हैं, अपनी परिस्थिति है, अपनी संस्कृति है, अपनी रूढ़ी है, अपनी सभ्यता है, और सभ्यता के आधार पर और समाज में शांति स्थापित रहने के आधार पे और समाज में जो समुचित लाभ का हो उसमें उसके आधार पर ये जो है होना चाहिए। कानून में विवेदन जो भी है या आधार है उसके आधार पे होना चाहिए। तो बहुत गलत मामले बहुत से हैं जिनके आधार पर न्यायपालिका भ्रमित हो गई और उन्होंने जो हमारे देश का जो आधार था, समाज का जो ग्रामीण आधार था, उसमें 5-4 शब्द ऐसे गढ़ दिए, ऐसे थोप दिए, वो उनको कलंकित करके रख दिया। एक है पितृसत्तात्मक सोच, ये कालस पोत दी समाज पे कि पितृसत्तात्मक सोच है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि पितृसत्तात्मक सोच है। जब परिवार में कोई निर्णय लिया जाता था तो सबकी सहमति के आधार पर होता था, सबसे, पुरुषों से, महिलाओं से पूछकर और कोई निर्णय लिया जाता है।
लेकिन समाज में प्रदर्शित करना के लिए ये कोई ढिढोरा नहीं पीटा जाता था कि मेरी महिला ने साहब मुझसे कही है, या मैंने अपने उनसे बीवी बच्चों से कहा है। जो घर का मुखिया होता था वो उसको निर्णय को सामने रखता था। जैसे अपने बच्चों की शादी का कोई निर्णय है या बंटवारे का कोई निर्णय है या और निर्णय था, तो उसको सामने प्रकट करने का जो काम था, जो घर में मुखिया का जो काम होता था, वो पुरुष होता था। लेकिन वो पुरुष अकेला अपने दम पे ही निर्णय नहीं लेता था। वो परिवार के सभी अपने बच्चों से, बेटों से, जो बड़े होते थे, अपनी पत्नियों से और अपनी जो माँ वगैरह हैं उनसे पूछते थे कि भाई माँ, मैं ऐसा करने जा रहा हूँ कि तुम्हें कोई बात हो तो बताओ, कोई सलाह देनी हो तो। जो सार्वजनिक रूप से जो एकल परिवारों में रहने वाले लोग हैं वो इन बातों को जानते हैं, और जो एकल नहीं, सामुदायिक परिवार में सामूहिक परिवार में रहने वाले लोग हैं वो इन बातों को जानते हैं। और जो एकल परिवार के जो लोग हैं, जो मियाँ बीवी और हम वाले जो लोग हैं, वो इन बातों के, जो इन रहने वाले लोग हैं वो इन परिस्थितियों को नहीं जानते। अब ये जो बातें हैं ये सुपू का छोड़ दिया गया कि पुरुष सत्तात्मक सोच। ऐसा नहीं है। जिस परिवार में जो बड़ा पुरुष था वो उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो उनके परिवार की जो मुखिया होती थी वो महिला होती थी। और वो महिला, अगर उसका पुत्र भी होता था, बड़ा पुत्र भी होता था, तो वो भी नाम चारे से तो वो बाहर भीतर, क्योंकि वो पुत्र है, पुरुष है, तो समाज के जो झंझावात हैं और है उनके आने जाने के साधन, परिस्थिति, उनके अनुसार बाजार से सामान लाना करना, वो घर से पैसे लेके अपना सामान खरीद के लाए बाजार में, उसके साथ में महिलाएं भी जाती थी। लेकिन जो निर्णय लिया जाता था, तो जब वो मामला फंस जाता था तो वो भी यही कहता था, भाई मैं अपनी माँ से पूछ के बताऊंगा। अब बताओ, ये भी नियम था इस समाज में। तो ये जो एक धब्बा लगा दिया गया हमारे समाज में, ये कम्युनिस्टों की और कम्युनिज्म की देन है, पुरुष सत्तात्मक सोच। और ये हमारे न्यायपालिका के जो न्यायाधीश हैं, इनके अंदर के मस्तिष्क में भी ये ठप्पा मार दिया गया कि बस कोई मामला आ रहा है और महिला उसमें वो हैं, जो वकील हैं वो जो सामने आके पुरुष सत्तात्मक सोच का एक सपू का ट्रम्प कार्ड चलाते थे और तुरुप का इक्के के तौर पे उसको इस्तेमाल करके न्यायाधीश के दिमाग को भ्रमित कर देते हैं। दूसरा मैटर है वो है, अगर किसी पुरुष और महिला के बीच में कोई मामला फंस रहा है, तो उस पलड़े में अगर बीच में महिला आ रही है, तो उस महिला और पुरुष की बात कोई आ रही है, तो उसमें महिलाओं के प्रति पलड़ा का झुकाव न्यायाधीशों के सामने एक इस तरीके से भावनात्मक रूप से प्रेस करके रिलीफ ले लिया जाता है कि साहब ये महिला है और देखो जी बड़ी दबी है, कुचली है। जबकि समाज में ऐसा नहीं है कि महिलाओं के साथ अत्याचार शोषण हो रहा है, कि वो दबा ली जा रही, कुचली जा रही है, ऐसा नहीं है। हर परिस्थिति के मामले के फैक्ट अलग होते हैं। और ये जिसने शास्त्रों को पढ़ा है, सत्य को जाना है, वो इस बात को नहीं जानते कि ये संसार की जो धुरी है ये महिलाओं के इर्द गिर्द ही घूमी हुई है। ये संसार उसी के धुरी से इल्ज के और लिपटा हुआ है। उनको उनकी जो वो जो शक्ति है, जो खिंचाव है, आकर्षण है, जिसके इर्द गिर्द घूम के ये संसार चला हुआ है, और उसके बावजूद भी उनको कम आकर दिखाकर रिलीफ देने देना और दयालुता का भाव दिखा देना और ढोंग ड्रामा का जो आवरण लग के और समाज को जो कलंकित किया जाने का जो काम है, ये वहीं से शुरू हुआ है। भारत में कोई विभेदता नहीं थी। जो निर्णय लिए जाते हैं उनमें सबका सम्मान होकर ही घर से सामूहिक निर्णय लिया जाता है। समाज का भी ऐसा ही है। समाज जो है, जो समाज है, पर जो बड़े बड़े परिवारों से निकल के आगे समाज का निर्माण होता है, और समाज में भी जो भी कोई आगे संस्कृति स्थापित होती है,
वो पूरे समाज को ध्यान में रखकर आगे संस्कृति स्थापित होती है और उस संस्कृति के आधार पर ही लॉ बनाए जाते हैं ताकि हमारे देश में अशांति ना हो। और लेकिन जब देश प्रगति करने लगता है तो वो देखते हैं, जो बाहर के जो बैठे लोग हैं, कि भाई ये देश प्रगति क्यों कर रहा है, और उस प्रगति को रोड़ा डालने के लिए वो तरीके ढूंढे जाते हैं कि समाज में प्रगति क्यों हो रही है। पहले भारत में ऐसे मामले नहीं आते थे कि जो आज आ रहे हैं। समाज तब भी प्रगति कर रहा था, आज भी प्रगति कर रहा है, लेकिन जो समाज है वो छिन्न भिन्न होता जा रहा है, समाज की एकता नष्ट होती जा रही है और समाज के में टुकड़े टुकड़े के भाव से आगे बढ़ने के आगे जो है वो करा रहा है। जो एकता की भावना थी, सामूहिक सोच थी और जो समाज सेवा की जो भावना थी, समाज सेवा में एक आवाज पे सब निकल के घर से आके समाज सेवा में श्रमदान के लिए जुट जाते थे, वो परिस्थिति जो थी वो बदलती जा रही है। आप देख रहे होंगे कि समाज में कितनी गंदगी के अंबार हैं और जो हमारे कर्मचारी वर्ग है, जो मैंने बताया कि कुछ जो कारक हैं जो समाज को छिन्न भिन्न करने को, इसी आर्टिकल 14 के कारण वो ये मौज उड़ा रहे हैं और सरकार को उलझा कर रख देते हैं और न्यायपालिका को भ्रमित करते हैं और कहीं उनका दाव लग जाता है, कहीं नहीं लगता और अपनी यूनियनबाजी के जाल में, मकर जाल में पूरे साल भर का कैलेंडर तैयार रखते हैं। हमने किसको बैठाना है हड़ताल पे और किसको हमने न्यायपालिका में ये कानून चेंज करवाना है, चैलेंज कराना है। कोई कानून बन के आ रहा है तो उसको इस प्रकार से उलझा के रख देते हैं कि सरकार जो उसी काम में उलझी रहे, समाज में भेद हो जाए और अराजकता फैल जाए और अराजकता के कारण समाज में जो गृह युद्ध की स्थिति बन जाए। समाज को इनकी बातों को समझना चाहिए और उस परिस्थिति को भी समझना चाहिए। अब आप आज की वर्तमान परिस्थिति में हम देखें तो एक न्यायाधीश ने, मुख्य न्यायाधीश ने ये कह दिया था कि भाई समाज के उस लोगों को जिनके पास वैध डिग्री नहीं होती, वैधता नहीं है और वो तरह तरह के हथकंडे अपना के याचिका दायर करते रहते हैं, वकालत के पैसे में आके वो अपना आधार बनाने की कोशिश करते हैं या मीडिया के चित्र में आके वो समाज सेवी बन के जो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और ऐसे ऐसे मुद्दे लाते हैं निकाल के जो समाज के लिए विभेदनकारी हैं और जहर फैलाने वाले हैं। तो उनको उन्होंने कहा कि ये कॉकरोच हैं, इनमें बुद्धि नहीं है। कॉकरोच का शब्द का प्रयोग क्यों किया कि कॉकरोच में दिमाग नहीं है और इस कारण से वे जो है, तुम कॉकरोच की बात ही समाज में गंदगी फैला रहे हो और उसको नष्ट कर रहे हो समाज के जो, और ये कॉकरोच के तुल्य हैं, इन पर सख्ती का पालन करना चाहिए। और उनकी याचिका सुनने योग्य, ये इनकी याचिका तो सुनने योग्य भी नहीं है, खारिज कर दी गई। अब इसी को आधार बना के उनको सभी युवाओं से जोड़ के कोई कॉकरोच पार्टी बनाए फिर रहा है, कोई कुछ फिर रहा है और समाज के राजनीतिक दल हैं उनको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये मनमानी टिप्पणी है और युवाओं का अपमान है। ये सब क्या हो रहा है? आर्टिकल 14 के कारण हो रहा है। आर्टिकल 14 के जो क्षेत्र का इतना दायरा बढ़ा हुआ है, उस दायरे के आधार पर लोगों को विभेद करते हैं, जानबूझ के ऐसा नेटवर्क तैयार कर रखा है जो पेपरों को लीक कराते हैं और ये कोशिश करते हैं कि देश में बुरा हो और जैसे ही वो हो और वो गुद्द की तरह टूट पड़ते हैं, वो लोभी होती है पूरी और सरकार को पंगु करने की कोशिश करते हैं, समाज के युवाओं को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं और देश में आग लगाने की कोशिश करते हैं। इन सब का दायरा यही है आर्टिकल 14। उस दायरे में आके वो बार बार चैलेंज करते हैं, ये मनवाना है, फलाना है, ढिमका है और सरकार को इल्जाते हैं, युवाओं को भ्रमित करते हैं और समय नष्ट करते हैं।
तो मेरा तो कहने का मतलब है कि अब इस वीडियो में तो मैं यहीं छोड़ता हूँ, आप विचार करें जो मैंने बात कही है। जो आधार हैं, जिन्होंने जहर फैलाने वाले हैं, उनमें एक तो महिला है। महिलाओं का आधार लेते हैं कि भाई महिलाओं को बड़ा विभेद हो रहा, महिला दबाई जा रही हैं, कुचली जा रही हैं और उनके ऊपर लगाम लगाई जा रही है। भाई आप चाहते क्या हो? भाई ये तो बताओ, आप चाहते क्या हो? स्वच्छंदता दे दी जाए? एक तरफ तो यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का काम चला हुआ है, तो क्या उसको स्वच्छंदता दे दी जाए? पुरुषों को भी स्वच्छंदता दे दी जाए, अपनी मर्जी से रहें, कोई तुम्हें टोके नहीं, कहीं भी जाएं, कहीं भी घूमें फिरें, और उसके परिणाम से जो समाज में या अपराध होते हैं, उसके कारण जो परिस्थितियां बिगड़ती हैं, दंगे तक होने की समस्या हो जाती है, उनको रोका ना जाए तो क्या होगा? एक तो ये क्यों करते हैं वो ऐसे? क्योंकि समाज महिला और पुरुषों से चलता है और तभी प्रगति करता है। उन्हीं से ही, महिला पुरुष से ही समाज का निर्माण होता है और आगे वंश वृद्धि भी दोनों के संयोग से ही होती है। अगर एक को उकसा दिया जाए तो पूरा जो समाज है वो छिन्न भिन्न हो जाता है। विदेशों में ये फॉर्मूला चल के सफल हुआ। आज वो जब वे लोग समझ गए तो आज वो दोबारा से परिवार के बनाने के सिलसिले में आगे बढ़े हुए हैं और उन्होंने राष्ट्रीयता चेतना जागृत कर रखी है और वो भारत में फैला रहे हैं। भोंडापन प्रस्तुत कराना और उनके दिमाग में ये घुसेड़ना, भी तुम्हारे ऊपर कुछ रोक टोक लगाई जा रही है। और जो नए नए उम्र के जो युवा किशोर हैं, किशोरियां हैं, उनको ये चाल में फांसते हैं और अपने आंदोलन की ब्रिगेड में उसमें शामिल कर लेते हैं और उनसे तरह तरह के नारे लगवाते हैं, आज़ादी आज़ादी, ये वो, हमको आज़ादी चाहिए, हमको वस्त्रों की आज़ादी चाहिए, खाने की आज़ादी चाहिए, पीने की आज़ादी चाहिए, घूमने की आज़ादी चाहिए, रहने की चाहिए, सब तरह की आज़ादी हमको चाहिए, हम कहीं भी जाएं, खाएं, पिएं, बैठें। तो संविधान कहाँ रह गया? संविधान में जो निर्बंधन लगाए हुए हैं वे कहाँ रह गए? अगर उन पर जब निर्बंधन लगाए जाते हैं तो आंदोलन कराने के लिए उकसाते हैं उनको। और सबकी जो रूढ़ियां होती हैं, सबकी विधियां होती हैं, हर मंदिर के, गुरुद्वारों के, उनके सबके नियम होते हैं और उनके नियम को तार तार करने की कोशिश वो कराते हैं और चैलेंज कराते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तरह तरह की याचिका दाखिल करते हैं और आर्टिकल 14 का आधार लेके उसको चैलेंज कराने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही एडल्टरी, उसमें भी कि भाई उसमें देखो शर्म नहीं आई कि ये महिला है, इसके कारण इसको जो है शारीरिक संबंध बनाने की सहूलियत इसकी मर्जी से नहीं दी जा रही। एक विवाहित महिला को शारीरिक संबंध बनाने की सहूलियत नहीं दी जा रही उसकी मर्जी से। बताओ, ऐसे ऐसी याचिका दाखिल करी गई हैं और हमारे जो आईपीसी में जिनके लिए प्रावधान थे उनको खत्म कराने के लिए चुनौती दी गई और सफल भी हो गए वे। एक ये वर्ग बनाया गया, एक उसमें एक वर्ग बनाया गया था जिसमें विवाहित महिलाओं के विरुद्ध जो किए गए अपराध हैं उनके लिए उनके रिलीफ पाने के लिए उसके पति को अधिकार दिए गए थे कि वे मेरी पत्नी के साथ में अगर कोई अपराध होता है तो उसके पति को उसके विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार था। और रिलीफ जो भी पुरुष दूसरा है, जो भी उसके साथ अत्याचार कर रहा है या उसके साथ अपराध कर रहा है, तो उसको पुरुष को ये अधिकार दिया गया था कि उसको उसके खिलाफ वो जो है पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराए और उस जो भी पुरुष है जो उस महिला जो उसकी पत्नी के साथ में कोई गलत हरकत कर रहा है या उसको जानबूझ के उसके परिवार के प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए उसको बरगलाकर बहकाकर उसके साथ में कोई गलत कृत्य कर रहा है, तो उसमें उस पुरुष के अपराध दंडित करने का अधिकार उसके पति के पास में था। लेकिन इन्हीं लोगों ने उसको ये इसी आर्टिकल 14 के आधार बनाते हुए ये कह दिया कि ये महिला और पुरुषों के कारण विभेद कर रही है कि मैं पुरुष हूं और ये महिला है और महिला को उसके
इच्छा के अनुसार जीने का अधिकार नहीं दे रहा, जबकि विवाह की जो आधार है वो वहीं छिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो ये भारत के समाज के जो हमारी नींव है उसको गिराने की कोशिश की जा रही है, और हमारी न्यायपालिका उसके प्रति सचेत नहीं हो रही। उनको इसकी चिंताएं नहीं है कि आगे समाज का जो स्वरूप होगा वो कैसा होगा, वो समाज हमारे लिए क्या प्रगति देगा। उनमें देश प्रेम की भावना नहीं होगी, समाज के प्रति भावना नहीं होगी, परिवार के प्रति कोई लगाव नहीं होगा, तो कैसे समाज चलेगा। समाज ही जब नहीं चल पाएगा सही तरीके से, तो देश क्या प्रगति करेगा। सबकी सोच सेल्फिश हो जाएगी, और सेल्फिश सोच से कभी देश प्रगति नहीं करता। सामूहिक सोच से एक चेतना जागृत होती है, उस चेतना के प्रति गर्व महसूस होता है, गौरव महसूस होता है, और तभी देश प्रगति करता है। खैर, आपके लिए ये विचार में छोड़ते हुए और मैं इस वीडियो में विराम देता हूं। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।